बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं। उनका एक तरह की ओरिएंटेशन और रिव्यू आपका हो जाएगा इसमें। तो इस मीट्रिक की जो है ना आपकी ओरिएंटेशन और रिव्यू हो जाएगा। तो पहले हम इन तीनों चैप्टर को एक ही स्लाइड पे हमने इस वजह से रखा है कि आपको सारा एक रोड मैप नज़र आए। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, उसकी बेसिक डेफिनेशन को। फिर उसके 3 जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, आईआर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी को देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ आईआर को देखेंगे और एक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस को देखेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स या लेवल ऑफ एनालिसिस उनका वो देखेंगे। और नेक्स्ट पे हम जो इंशाल्लाह ये कवर करेंगे हम वो है नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन का, ट्रेड की इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड के डिफरेंस को देखेंगे, लिबरलिज्म को देखेंगे, मर्केंटलिज्म को, कंपैरेटिव एडवांटेज को, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को देखेंगे इसमें। और फिर नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर में हम करेंसी सिस्टम को देखेंगे, फिर इंटरनेशनल करेंसी को जो एक्सचेंज पाया जाता है एक्सचेंज उसको देखेंगे, फिर करेंसी की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को देखेंगे, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम देखेंगे इंशाल्लाह और इसकी डिटेल्स ये हैं। तो सबसे पहले कि आईआर बेसिकली है क्या? ये इंटरनेशनल रिलेशन, इंटर का मतलब बिटवीन और अमंग, नेशन से मुराद यहाँ पर स्टेट्स मुराद होती है। वी मीन नेशन बाय स्टेट बाय नेशंस। Relations means political, social, cultural, diplomatic relations among the states. So, एक ट्रीटी हुई थी 416 में इसमें वेस्टफेलिया के नाम से। तो इस ट्रीटी में जो है ये मैंने डेट उसकी बता दी है, उसकी हाँ फेलो फाइनेंशियल वार की डेट बता दी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ये था कि हैब्सबर्ग फैमिली ने जो जर्मनी ने जो वर्ल्ड वार 1 लड़ी थी उन्होंने सपोर्ट किया था हैब्सबर्ग फैमिली को। उनके जो है ना फ्रेंच फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया था। तो बेसिकली उनकी एक किंगडम थी और उनकी किंगडम में एक प्रोविंस आता था जो बोहेमिया कहलाता था। इस बोहेमिया में ये जो खुद थे ये कैथोलिक्स थे, बाय बिलीफ दे वर कैथोलिक्स। दे वर ट्राइंग टू इम्पोज दिस कैथोलिसिज्म ऑन द प्रोटेस्टेंट्स। ये जो बोहेमिया के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे। तो नतीजा ये निकला कि एक वार हुई जो 30 इयर्स वार कहलाती है बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके बाद ये जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है हमारे पास आज, ये इस तरह फिर बाद में बनना शुरू हुआ। तो ये सिस्टम जो है ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया। अब इसमें कुछ उनके इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें याद हो जाएं तो बहुत ज़बरदस्त है। एक ये कि सोवरेनिटी को रिकग्नाइज किया गया कि पहले ये जो बोहेमिया थी एज अ स्टेट प्रोविंस था, बट उसको एज अ स्टेट कंट्री के तौर पर रिकग्नाइज कर दिया गया, उसको सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया। इसी तरह स्टेट्स को कैटेगराइज कर दिया गया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में, रिलीजन के बेसिस पर कैटेगराइजेशन कर दी गई। और नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें और हम आपके स्टेट के अंदर जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इन केस ऑफ क्लेश अमंग द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट स्टेट्स देयर वुड बी नो उनके दरमियान में कांग्रेस होगी जो कि लीग्स होगी जो कि इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगी। ये तो लीग ऑफ नेशन तो बाद में 1920 में जाकर बनी, फिर 1945 में यूएन बनी। तो किस स्टेट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो किस तरह बाय डिप्लोमेटिक कांग्रेस के ज़रिए इनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस वेस्टफेलिया की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे। ये जो आज हमारे पास मॉडर्न सिस्टम स्टेट्स का बना है
ये इसके बाद बनना शुरू हुआ। उसके बाद आईआर के कोर प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल्स जो है ये आईआर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्व करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने इनको यूज़ किया है एक जर्नल केस में भी, जैसे कि हमने 2 फ्रेंड्स का जिक्र किया, उसमें एक जो है आपके जो है ओपरा सुनना चाहता है और दूसरा बॉक्सिंग देखना चाहता है। तो लड़की बॉक्सिंग देखना चाहती है और लड़का ओपरा सुनना चाहता है, तो यहाँ पर आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी तरह स्टेट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। चाहे सोशल इश्यूज हों तो वहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इन्हीं 3 प्रिंसिपल से, कोर प्रिंसिपल से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर स्टेट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उनको भी कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आईआर के प्रिंसिपल से। तो ये जो डोमिनेंस प्रिंसिपल है ये आईआर रियलिस्ट अप्रोच वाला है, और इसमें जो डोमिनेंट होता है, जो पावरफुल होता है, उसी की बात को मान लिया जाता है। जैसे अगर हम सोशल में बात करें तो मेल इज डोमिनेंट, लिहाजा हम कहते हैं मेन वेयर्स द पेन। अब जो मर्द है वही डिसीजन मेकिंग करता है घर में, तो वो मेन जो है मर्द हो तो उसकी वजह से हम उसकी बात मान लेते हैं और उसी को हेड ऑफ फैमिली बना दिया जाता है, फिगर हेड बना देते हैं, बिल्कुल। तो दूसरा यहाँ पर इसको आईआर के एस्पेक्ट में भी लेते हुए चलते हैं, फिर अलग से बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईआर में हम ये देखते हैं कि अभी यहाँ पर हमारे यहाँ एक सुपर पावर है अमेरिका, उसका एक इन्फ्लुएंस है। अब वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, तो ये भी एक डोमिनेंस प्रिंसिपल है। इसी तरह जितनी भी स्टेट मेंबर स्टेट्स है यूएन की, उनमें से 5 सुपर पावर्स है या बिग 5 जिनको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है, अब यही मुल्कों पर सैंक्शंस लगा रही होती हैं, एम्बार्गो, इकोनॉमिक पाबंदियां जो जिनको हम कहते हैं वो लगा रही होती हैं, क्योंकि दे आर डोमिनेंट। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में म्यूचुअल गेन को देखा जाता है, कभी एक के इंटरेस्ट को सर्व किया जाता है तो कभी दूसरे के इंटरेस्ट को। जैसे मिसाल के तौर पर कभी हम ओपरा देखने चले गए, एक फ्राइडे को हम ओपरा देखने चले गए तो दूसरे फ्राइडे पे हम बॉक्सिंग देखने चले जाएं। तो असल जो पर्पस है वो टाइम साथ में स्पेंड करना है, तो वो हमें इसका फायदा हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना, मेल और फीमेल एक दूसरे की बात मान लेते हैं और कभी एक की बात मानी जाती है, कभी दूसरे की, तो इसमें विन विन सिचुएशन रहती है। और ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये आइडियलिस्ट प्रिंसिपल है। आइडियलिज्म में इसका एस्पेक्ट आ जाता है, तो इसमें विन विन होता है, दोनों को फायदा दिया जाता है ना। विन विन का मतलब है दोनों को फायदा हो, जहाँ पर म्यूचुअल गेन हो। इस मिसाल के तौर पर अब जो इसमें हम जो एनपीटी का एग्जांपल लेते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, तो इसमें ये था कि भाई बहुत सारे मुल्क अगर बना रहे थे एटम बम, तो उसमें से कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो नहीं बना रहे थे। जिन्होंने बना लिया उन्होंने इस तरह की एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई जो बाकी मुल्क नहीं बनाए, तो ये रेसिप्रोसिटी नहीं है। इस बेस पे वो कंट्रीज जो नहीं बना रहे थे वो कह रहे थे कि देखिए आपने बनाया है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी रिक्वायर्ड करता है कि हम भी बनाएं, म्यूचुअल, जैसे कि म्यूचुअल गेन होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, आपने बनाया तो हम भी बनाएं, रेसिप्रोसिटी। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, इफ यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, अगर तुम ईंट मारोगे तो पत्थर मारूंगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसकी दूसरी एग्जांपल वर्ल्ड वार 2 की है। वर्ल्ड वार 2 में कंट्रीज के पास केमिकल वेपन्स थे, लेकिन किसी भी कंट्री ने केमिकल वेपन यूज नहीं किया, हालांकि कर सकते थे। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी ये कहता है कि जैसे तुम करोगे वैसे मैं करूंगा, कि दो सिमिलर ट्रीटमेंट के बेस पर होता है। तो अगर कोई एक मुल्क उस वक्त अगर ये केमिकल वेपन यूज करता तो वो इनडायरेक्टली दूसरे को अलाउ करता कि वो उसको यूज करे, तो इस तरह एक केमिकल वार छिड़ जाती। तो ये जैसे नॉर्मली हम कहते हैं आज आपने मुझसे मजाक की तो आपने मुझे इजाजत दे दी, अब मैं भी फ्री होऊंगा, तो ये है। नेक्स्ट थर्ड वन है आइडेंटिटी प्रिंसिपल। आइडेंटिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि वन हैज टू सेक्रीफाइस, किसी एक ने अपने इंटरेस्ट की सेक्रीफाइस करना है। जैसे कि हमने जो सोशल केस स्टडी देखी उसमें आइदर बॉय कैन सेक्रीफाइस, आइदर फीमेल
तो या एक इंटरेस्ट को सेक्रीफाई किया जा सकता या है एक- एक वक्त में। अगर एक ही वक्त पे ओपरा और बॉक्सिंग हो रही है तो दोनों में से एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फिर ये कि मेल करे या फीमेल करे वो एक अलग बात है, यहाँ पर सेक्रीफाइस आता है। आईआर में इसकी एग्जांपल ये कि जब 1945 में सबसे ज्यादा जो शुरुआत की पहले वो अमेरिका ने एटम बम बनाने की बात शुरुआत की और लगाने की शुरुआत भी अमेरिका ने की, लेकिन खाया जापान ने। 9 और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में इन पर बम गिराया गया। बावजूद उनके पास प्लूटोनियम होने के और यूरेनियम होने के वो इससे एटम बम बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। ये आइडेंटिटी प्रिंसिपल है कि दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर स्टेट इंटरेस्ट। स्टेट का इंटरेस्ट ये है कि बनाएं, जैसे कि रेसिप्रोसिटी के बेस पर दूसरे ने बनाया, आप भी डोमिनेंस रखें, एक पावर आप भी रखें, लेकिन दे आर सेक्रीफाइसिंग दिस रियलिस्टिक अप्रोच फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। और दूसरा मुल्क जो वर्ल्ड वार 2 में जिसको ज्यादा नुकसान पहुंचा वो था जर्मनी। उन पर रिप्रेशन भी लगाई गई कि आप लोग इतने सालों तक कमा के बर्तानिया को, अमेरिका को पे करेंगे। जो लॉस हुआ है वार का, उनके लोग मजदूरी करते थे और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रिप्रेशन ये किसी भी में संगठन चलना हो तो वो पे कर रहे थे जर्मनी वाले। तो जर्मनी वालों ने स्टिल नहीं बनाया। हालांकि जर्मनी और जापान ये स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में आती हैं, G8 में आती है। तो नेक्स्ट आईआर की अप्रोचेस है। आईआर की कोई भी सब्जेक्ट ले तो वो इन 4 अप्रोचेस में किसी न एक अप्रोच में, किसी चैप्टर की बात करें तो उसमें कोई ना कोई अप्रोच ये पाई जाएगी। जैसे एक है रियलिस्ट अप्रोच, जहां पर ह्यूमन नेचर को देखकर उसको रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है स्टेट की नेचर और बिहेवियर के लिए, कि अगर ह्यूमन ऐसा करता है तो स्टेट भी ऐसा ही बिहेव करती है। इसके जो बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है स्टेट के बिहेवियर के साथ। लिहाजा क्योंकि इंसान ग्रीडी है, लालची है, लस्ट फॉर पावर उसमें पाई जाती है, तो लिहाजा स्टेट में भी एक लस्ट फॉर पावर पोजीशन पाई जाती है। और आइडियलिस्ट इसके अपोजिट है। वो कहते हैं कि ये जो रियलिस्ट का फेज है ये टेम्पररी फेज है, ये गुजर जाएगा। अल्दो इनके आइडियाज आइडियलिस्ट के यूटोपियंस कहलाते हैं, ऐसे इम्प्रैक्टिकल आइडियाज, इस तरह होता नहीं है। बट कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि आइडियलिस्ट पीस को प्रमोट करते हैं और वार और हथियार बनाने से जंग के चांसेस बढ़ते हैं, जबकि आइडियलिस्ट जो है इसके अपोजिट काम कर रहा है। साइंटिफिक अप्रोच में काज और इफेक्ट को देखा जाता है। किसी स्टेट के बिहेवियर की वजह से दूसरी स्टेट उससे जंग कर रही होती है तो काज और इफेक्ट को देखा जाएगा। हर वार के पीछे कोई ना कोई काज होता है और उस वार के बाद कोई ना कोई उसके रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार 1 लगी तो उसके पीछे जो मैंने उसका प्रिंस बताया, इनका जो नेक्स्ट प्रिंस था जोसेफ फर्डिनेंड के भतीजे जो है फ्रांस फर्डिनेंड, उनको कत्ल कर दिया गया था सर्बिया में, तो उसकी वजह से वार हुई। फिर उसके रिजल्ट्स क्या हुए कि भाई जर्मनी पर रिप्रेशन लगा दी गई, फाइन लगा दिया गया और तुर्की को डिसमेंटल कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये उसके रिजल्ट्स थे। काज और इफेक्ट, काज और रिजल्ट की बात करते हैं, इफेक्ट का मतलब है रिजल्ट। और थर्ड इज मार्क्सिस्ट अप्रोच या इकोनॉमिक अप्रोच कहलाती है। इसमें हम कार्ल मार्क्स या इस तरह की जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो पढ़ते हैं और पूरा चैप्टर है इस पे आगे आ रहा है। वो तो मार्क्सिज्म की एक अलग से पूरी थ्योरी है, वो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइनल के लिए जब हम पढ़ेंगे। एक्टर्स, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट के लिए काम करता है अंडर द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। जैसे मिसाल के तौर पर कानून के अंदर रहते रहते जो हम काम करते हैं उनको स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। जो विद इन स्पेसिफिक टेरिटरी, जैसे हम पाकिस्तान की बाउंड्री में रहकर काम कर रहे हैं, चाहे स्टेट का डिफेंस ही कर रहा हो, हम एज इंडिविजुअल एज सिटीजन्स स्टेट का डिफेंस ही कर रहे हो, लेकिन विद इन टेरिटरी कर रहे हो, तो ये समहाउ स्टेट एक्टर्स में कहलाता है कि भाई दहशतगर्दों से लड़ा है पब्लिक ने। फिर इस तरह के लोगों को स्टेट अपनी तरफ से रिवार्ड भी देती है कि भाई इतने लोगों को बम अगर दहशतगर्द लगा दे तो लेकर लिहाजा इन्होंने बचा लिया, उसको मार के वगैरह। तो वो स्टेट एक्टर्स होते हैं। बेसिकली स्टेट एक्टर्स
जो है, एक स्टेट खुद एक्टर है और दूसरा एग्जीक्यूटिव, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये भी स्टेट, आपके मिनिस्टर्स ये भी स्टेट एक्टर्स में आते हैं। हम भी आते हैं, सिटीजन भी आते हैं, डेफिनेटली हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, हम वायलेट करते हैं, जैसे कि दहशतगर्द वायलेट करते हैं, तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स इस वजह से कहलाते हैं कि दे आर नॉट अबाइडिंग बाय द लॉ। तो नॉन स्टेट एक्टर्स वो जो कि ट्रांसनेशनल एक्टर्स होते हैं, वो जो दूसरे बॉर्डर से आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैंने दहशतगर्द को मारा, लेकिन मैंने अपनी टेरिटरी में मारा। अब एक दहशतगर्द है जो इंडिया में रहता है, तो अगर मैं वहां पर जाकर मारूंगा तो वो उनके सोवरेनिटी को वायलेट करूंगा, डेफिनेटली इंटरफेरेंस करूंगा पॉलिटिकल अफेयर्स में, जो कि इंटरनेशनल लॉ है कि इंटरफेरेंस नहीं करनी। तो आई वुड बी कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, जो कि ट्रांसनेशनल एक्टर्स होते हैं, जो कि होते तो किसी और इलाके के हैं और वो आते हैं आपके बॉर्डर क्रॉस करके। जैसे मोस्टली हमारे यहाँ टेररिज्म जो होती है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहलाती है। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट होते हैं ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स कहलाते हैं, जिनको हम मेल वोलेंट एक्टर्स कहते हैं, जैसे कि उसामा बिन लादेन की हमने एग्जांपल दी थी। और इसी तरह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की 2, 3, 4, 5 मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी और वो जाकर कहीं पर सर्विस दे रही है, जैसे कि मेडिकल सर्विस, जैसे हमारे यहाँ NGOs हैं। तो NGOs बेसिकली क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये किसी इंडिविजुअल की हो सकती है, 10-12 लोगों ने मिलकर कोई NGO बना दी और फिर उन्होंने लोगों से फंड रेज किए और फिर वो जाकर किसी इलाके में जहाँ पर डिजास्टर आया तो वहाँ पर फ्लड रिलीफ, और फ्लड आया तो फ्लड रिलीफ और डिजास्टर रिलीफ और इस तरह की रिलीफ देने लोगों को खाना, राशन, टेंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये NGOs कहलाते हैं। तो ये होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। बेसिकली आपकी FDI जो कंपनी आपकी मुल्क से दूसरे मुल्क से यहाँ लगाती है, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। स्टेट डिफर इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको हम स्टेट कह रहे हैं कि इसकी खासियतें क्या होती है। सबसे पहली खासियत, स्टेट में कोई टेरिटरी का होना लाजमी है, उसकी डिफाइंड टेरिटरी होगी। जैसे पाकिस्तान का 6,09,996 जो स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है। उस टेरिटरी में रहने वाली पॉपुलेशन जरूर होगी, कोई ना कोई पॉपुलेशन उसमें रहने वाली होगी, तो हम कहेंगे कि भाई पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ये एक टेरिटरी है, लिहाजा ये जो पॉपुलेशन ये मिलकर एक सिविल सोसाइटी बनाती है। पॉपुलेशन क्या बनाती है? एक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी कायम करती है। और ये सोसाइटी, जैसे कि हम कंकोड की सोसाइटी, सखर की सोसाइटी, ये जो सोसाइटीज हैं सिविल सोसाइटी मिलकर ये गवर्नमेंट बनाती है बाय द वोट के जरिए, और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है कि हम पर रूल किस तरह किया जाएगा, गवर्नमेंट का किस तरह चलाई जाएगी। ये सारी पॉपुलेशन डिफाइन करती है। पॉपुलेशन में उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जाकर वो उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे पॉपुलेशन को, टेरिटरी को रूल किया जाए। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजों एक चीज होने की वजह से सॉवरेनिटी, कि जो रियासत खुद मुख्तियार है, आजाद है, वही उसकी टेरिटरी है। वो खुद को सॉवरेन नहीं कह सकती। जैसे कि ताइवान खुद को सॉवरेन कहते हैं, लेकिन दे आर नॉट सॉवरेन बिकॉज देयर सॉवरेनिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN। तो वो पॉपुलेशन तो उनमें है, डेफिनेटली उनकी कोई पॉपुलेशन भी है, उनकी गवर्नमेंट भी है, बट दे आर नॉट सॉवरेन। वो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन सारी चीजें हैं लेकिन सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी जो है उसको UN रिकॉग्नाइज करती है और इन दोनों की कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो लिहाजा दे आर नॉट कंसीडर स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल अफेयर्स में उनको स्टेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। सॉवरेनिटी नहीं है उनके पास सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN नहीं है। दे आर यूनिलेटरल सॉवरेन, वो अपनी तरफ से सॉवरेन है, यूनिलेटरल सॉवरेन है, ठीक है ना। तो स्टेट्स आल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड पावर। ये दो और फैक्टर है जिसकी वजह से हम स्टेट को कैटेगराइज करते हैं, एक इकोनॉमी की वजह से, एक पावर की वजह से। जैसे कि वर्ल्ड वार 2 में लड़ने वाले जो मोस्ट कंट्रीज थे, जापान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, रशिया, ये बिग कंट्रीज, ये बड़ी इकोनॉमीज हैं आज की। तो आज की ये बड़ी इकोनॉमी, जैसे चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है और डेफिनेटली इनके चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत है, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन का होना भी क्या है, एक पावर है। और इसी तरह उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें उनकी पावर में आ जाती है।
तर మన ఎకనామీ మన స్టేట్ ఉంది ఎకనామీ తెలియదు पावर ये डिटरमाइन करता है उनके पावर और इकोनॉमी डिटरमाइन करती है उनके सुपरमेसी को कि कौन सी स्टेट कितनी सुपर है। जैसे अमेरिका टॉप पे आता है तो क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर्स अच्छी है, इस वजह से। ये एक दूसरा फैक्टर है कि भाई जो चाइना की इकोनॉमी है उसको सुपरसीड कर रही है अमेरिका को, तो हो सकता है कि वो उसको इस यूनिपोलर सिस्टम में रिप्लेस भी कर ले। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का है, जिसमें हम लिबरलिज्म, मर्केंटलिज्म, कंपैरेटिव एडवांटेज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है? नेशनल ट्रेड ये होती है विद इन द टेरिटरी, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसनेशनल ट्रेड नाउ, बॉर्डर से बाहर की ट्रेड नाउ, विद इन द टेरिटरी ट्रेड होनी चाहिए। ये जो ट्रेड होगी ये कौन सी ट्रेड कहलाएगी? नेशनल ट्रेड, जिसमें जो एक ही स्टेट के सिटीजन्स एक ही करेंसी को लेकर वो बाइंग और सेलिंग जो भी करेंगे विद इन इट्स टेरिटरी, वो ट्रेड कौन सी कहलाएगी? नेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रांसनेशनल ट्रेड हो, जो बॉर्डर से बाहर जाकर ट्रेड हो, बस इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कर ले, आउटसाइड द कंट्री। ये ट्रेड जो है ना आपकी क्या कहलाती है? इंटरनेशनल ट्रेड। या फिर इसको और समराइज करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो ट्रेड जिसके जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है, ये ट्रेड की किस्म कौन सी है? हाँ बस। और वो ट्रेड जहां पर रिटेलिंग होती है, रिटेलर्स होते हैं, बस रिटेलिंग के जरिए बाइंग और सेलिंग होती है, वो कौन सी ट्रेड है? या इसको जैसे आप सर के भी साहब पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं इसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ कौन सी ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड। काजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन सी? हाँ वो तो जाहिर सी बात है, कंट्री लेवल दे होंगे, एग्रीगेट लेवल, वो तो जीडीपी है ये वो सारे उसमें ठीक है। इंटरनेशनल हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली एग्जांपल बस, कि जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हो वो ट्रेड कौन सी है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो काजेज हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रेड होती है। तो ये जो ट्रेड है ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से होती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि भाई ये जो अर्थ है इसमें जो अल्लाह ने जो रिसोर्सेज रखी हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल रखी है। अर्थ में जो रिसोर्सेज रखी गई हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है, कि जैसे गल्फ रीजन में क्या पाया जाता है? ऑयल, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में गैस, और इसी तरह बाकी जो रिसोर्सेज हैं वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजन्स में पाया जाता है। जैसे कि आपकी गैस तो खैर अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो इस तरह ये रिसोर्सेज, अगर किसी कंट्री को रेत चाहिए तो वो रेत कहाँ से मिलेगी? इस तरह के रीजन से जहाँ पर रेत होती है, या अफ्रीकन स्टेट से, पाकिस्तान एग्रीकल्चर। तो रिसोर्सेज की वजह से स्टेट, क्योंकि एक रिसोर्स एक मुल्क के पास है और दूसरी रिसोर्स दूसरे मुल्क के पास है, तो एक तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं या वो फिर ट्रेड कर सकता है, बाइंग और सेलिंग हो सकती है, या एक्सचेंज कर दो, कोई मसला नहीं, कर दो एग्जांपल तो आप कोई भी दे दें, कोई मसला नहीं बेटा। एग्जांपल आप अपनी तरफ से जितनी देना चाहते हैं दे दें, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत कहीं पर, क्योंकि ये जो हम जहाँ पर रहते हैं प्लानेट, तो इसमें जो क्लाइमेट है वो 5 किस्म का क्लाइमेट पाया जाता है। एक हॉट जोन होता है जो कि बीच में होता है, और ये आपकी 23 डिग्री जो है इक्वेटर की जो लाइन 0 डिग्री होती है उसकी 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, तो ये वाली जो रेंज बन जाती है ये बन जाती है कौन सी? ये बन जाती है हॉट जोन। यहाँ पर अफ्रीकन लोग आते हैं और बियर भी इवन ब्रेक होता है, तो उसके नीचे फिर 23 से 66 डिग्री तक ऊपर नॉर्थ में, और 66 डिग्री तक नीचे साउथ में, ये टेम्परेट जोन कहलाते हैं। नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन, दो ये 3 हो गए। तो ये जो है ना, यहाँ पर आप कल्टीवेशन जितनी आपको मिलेगी, गंदम, चावल, ये इन्हीं रीजन में, इवन अमेरिका में भी कल्टीवेशन होती है, लेकिन होती ही नहीं रीजन्स में, ये जो टेम्परेट जोन वाले हैं इनमें होती है। फिर 2 जोन ऊपर है, नॉर्थ में और साउथ में फ्रिज जोन, क्योंकि ये दोनों जोन
बर्फ से ढके हुए होते हैं, जाहिर सी बात है अब यहाँ से ना रिसोर्सेज निकाली जा सकती हैं, ना ऑयल निकल सकता है, ना गैस निकल सकता है, और ना ही इससे गंदम वगैरह कोई बर्फ में कल्टीवेट की जा सकती है। तो 2 जोन आपके अर्थ में किसी काम के नहीं, सिवाय 3 जोन के। अब 3 जोन में एक हॉट जोन है जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है, तो वहाँ पर रेगिस्तान, पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं। फिर 2 इस तरह के आपके नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन। तो ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, अकॉर्डिंग टू द जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं उनके लिहाज से होता है। इस तरह जो है ना कंट्रीज जो टेम्परेट जोन में आती हैं वो ये कल्टीवेशन करती है, क्रॉपिंग करती हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करती हैं, और फिर हार्वेस्टिंग के बाद वो फिर ट्रेड भी करती है। जैसे कि पाकिस्तान नॉर्थ टेम्परेट जोन में आता है। फिर लेबर, हर स्टेट के पास एक लेबर होती है, और ये लेबर जाहिर सी बात है अगर विद इन द स्टेट हो तो बहुत चीप होती है, और कभी कभी कंट्री अगर उसकी इकोनॉमी के, जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमी का एक स्ट्रेंथ है, जैसे अमेरिका का अगर कोई हम मजदूर भी हायर करें तो हमें महंगा पड़ेगा, है जाहिर सी बात है, वो डॉलर में देनी पड़ेगी, उसको रुपये में काम की नहीं, तो वो महंगा पड़ेगा। और स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर कंट्री के पास सारी स्पेशलाइजेशंस नहीं है। इवन जैसे कि टीचर्स के पास भी स्पेशलाइजेशंस, एक पीएस में स्पेशलाइज है तो दूसरा फाइनेंस में है, तीसरा उसमें है। तो इसी तरह सारे सबकी स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है? इंटरनेशनल ट्रेड से, जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज में हम करते हैं। सऊदी अरब, जापान, वो तो एग्जाम्पल आप खुद लगा देना, अभी मुझे ये कवर करने दो, रह गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। प्रिंट हो जाएगा, है प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ये रह गया तो हम रह जाएंगे, नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सर तो स्पेशलाइजेशन जो है ये, अब इसके एडवांटेज, अब ये जो स्पेशलाइजेशन यहाँ भी है वहाँ भी है, बस ये कवर हो गया आपका, है ना। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इंटरनेशनल ट्रेड से लाइफ इम्प्रूव हुई है हम लोगों की, जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, गुड्स की एक्सचेंज हुई है, तो ये देखो पीसीज वगैरह जो है ना, ये आपकी जाहिर सी बात है पाकिस्तान नहीं जो चीज़ें बना पाता तो वो आपके लिए मुयसर हो जाती, मिल जाती है, आपको इम्पोर्ट कर लेता है आपके लिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन मिसाल के तौर पर, ये इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर नहीं थी तो जाहिर सी बात है अब पाकिस्तान में पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पाकिस्तान में इस तरह की मशीनें होती भी नहीं। तो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये पर्टिकुलर नहीं है, ये मैं दोस्त है एक मेरा, मैं उसकी जहन में आ गई। तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, ग्लोबली मार्केट एक्सपेंड हुई है, और इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट की एक्सपेंशन हुई है, बहुत सारी मार्केट आ गई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक बिस्किट, वो तो एक तरह का खा सकते हैं, लेकिन बिस्किट बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। इसी तरह लैपटॉप्स, इवन पीसीज बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, मोबाइल की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज की मार्केट बहुत एक्सपेंड, ट्रेड फ्री हो गई है। अब ट्रेड फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि बस वो फ्री में मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि मर्केंटलिस्ट वाली अप्रोच खत्म हो गई है, बस कि अब रिस्ट्रिक्शंस कम है। बस फ्री ट्रेड से मुराद के ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस कम है, और रीजनल और वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन हुई है। स्टेट्स एक दूसरे के करीब आए हैं, एक इंटीग्रेशन बनी है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, जाहिर सी बात है। तो ये रीजनल भी हुई है और वर्ल्ड वाइड। रीजन की मिसाल के तौर पर हमने कल एग्जांपल दी थी है इसकी सार्क की और इको की, और इसी तरह आप जो है ना यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल दे सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में कोई 28 कंट्रीज, अराउंड 28 कंट्रीज, फिगर वेरीफाई करना, तो 28 कंट्रीज जो है ना इसमें हैं, जो कि जिनकी एक ही करेंसी है, तो यूरो करेंसी उनमें है, बस वो किसी भी स्टेट में चले जाएं वो यूरो ही चलता है। तो इस तरह की फैसिलिटी बनाई हुई है। वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन आई है कि भाई स्टेट के पास, हर स्टेट के पास तो डॉलर नहीं है, लेकिन हाँ डॉलर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसका एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इस तरह की इंटीग्रेशन हुई है, एक्सचेंज की इंटीग्रेशन हुई है, बैंकिंग की इंटीग्रेशन हुई है। ये जो वन लिंक आप देखते हैं, वन लिंक के जरिए, या फिर पे यूनियन और कौन सी है
इंटरनेशनल जिस तरह की इस तरह की अकाउंटिंग जो ये जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं वो किस तरह मंगवाते हैं? क्या कैसे ट्रेड कैसे करते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे Trading, बैंकिंग Binance, सिस्टम्स बन गए हैं, फाइनेंस बाइनांस फॉर ट्रेड, बिल्कुल बाइनांस वगैरह, या फिर IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह। फोर्थ पे मर्केंटलिज्म, ये जैसे हम IR की अप्रोचेस पढ़कर आ रहे थे तो उसमें एक अप्रोच आपकी मर्केंटलिस्ट अप्रोच है। इसमें मर्केंटलिस्ट दे फोकस ऑन द पावर को फोकस करते हैं, और ये इनका असल जो ये चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो भी इकोनॉमी जनरेट करें उससे स्टेट को पावरफुल बनाया जाए। बस मकसद क्या हो, स्टेट को पावरफुल बनाया जाए। इवन जो लेबर क्लास है उसकी वेजेस और कंजप्शन पर कमी की जाए, वो कंज्यूम कम करें, वेजेस कम लें, लेकिन स्टेट को पावरफुल बनाया जाए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? डोमिनेंस, कोर प्रिंसिपल्स में से डोमिनेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और डोमिनेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको सुपीरियर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, डोमिनेट होना चाहिए, अब सबमिसिव नहीं हो। तो ये जो है ना मर्केंटलिस्ट अपनी स्टेट को पावरफुल पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं मिलिट्री पर। और ये एंटी मार्क्सिस्ट अप्रोच किस तरह है? ये इस तरह है एंटी मार्क्सिस्ट अप्रोच कि इसका जो प्रॉफिट है प्रोपोर्शनल डिवीजन आप उसमें प्रोपोर्शनल डिवीजन नहीं होती। जो उसकी लेबर क्लास है उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि वेज डिफाइन कर दी जाती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी डिफाइन कर दी जाती है, या पर डे के लिहाज से उसकी दिहाड़ी जिसको हम कहते हैं वो वेज डिफाइन कर दी जाती है, लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जो प्रॉफिट होता है वो चला जाता है सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ। बात ये है कि गवर्नमेंट प्रॉफिट होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि भाई ये एंटी मार्क्सिस्ट अप्रोच है। ट्रेड इन बुलियंस, ये बुलियंस में ट्रेड किया करते थे, जो ये गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स में ट्रेड किया करते थे, और ये 15 to 18 सेंचुरी तक ये काम चला है। और उसके बाद 19वीं सेंचुरी में आकर इस सिस्टम को, जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हम कहते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया किसने? डॉलर कौन से सिस्टम ने? करेंसी सिस्टम ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने रिप्लेस किया था। जीरो सम गेम उसको करेंसी सिस्टम कह सकते हैं, करेंसी सिस्टम या मॉनेटरी सिस्टम ने आकर रिप्लेस किया था। इनमें एक बार रेडिया भी है जीरो सम गेम। जैसे कि ये EIC ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में आने का मकसद उनका यही था कि यहाँ पर जो स्टैच्यूज थे, टेम्पल्स थे, वो भी गोल्ड से बने हुए रहते थे। जैसे हमारे यहाँ है ना ये कलंदर शाहबाज का जो दर बना हुआ है वो सोने से बना हुआ है ना, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर उन्होंने ये मंगवाया था। That's why India was considered as a gold एज अ स्टेट फॉर बुलियंस, reserve bullion. And क्यों? also क्योंकि गोल्ड माइनिंग बहुत कम होती थी। गोल्ड माइनिंग वाज अ लेंथी प्रोसेस, डिफिकल्ट और लेंथी था। इसकी वजह से स्टेट्स पर कब्जा किया जाता था, जिसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनाइजेशन बढ़ाई जाती थी, फिर उसी की लेबर को यूज करके वहीं से गोल्ड निकाला जाता था। क्योंकि हिंदुस्तान में गोल्ड बहुत था, इवन टेम्पल्स भी वो गोल्ड के बने हुए थे। प्रोटेक्शनिज्म अभी भी गोल है, अभी भी है, अभी भी है। सूरज जाएगा सिटीजन बनाया हैं? कब्जा करेगा इंडिया पे। ये तो पहले ज़माने के लोग करते ही ऐसे थे ना, वो ज़मीन में खजाना दफन कर देते थे। प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि हम मर्केंटलिस्ट अप्रोच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मर्केंटलिस्ट जो है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से बचाने के लिए। वो एक तरह की प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। सैंक्शन लगा देते, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं वो, जिसमें प्रोटेक्शनिज्म का पर्पस क्या होता है? सेव जॉब्स। क्योंकि अगर यहाँ पर फॉरेन इंडस्ट्री आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो हमें यहाँ पर काम पे नहीं लगा, वो अपने मुलाजिम लेकर आए। वो अपनी जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हीं की होगी, लेकिन जो प्रॉफिट अर्निंग होगी वो स्टेट के पास तो नहीं जाएगी ना, किसके पास जाएगी? उनके पास FDI है तो होस्ट कंट्री के पास जाएगी, है ना? domestic industries को भी hurt करेगा ना ये। जाहिर सी बात है, या देखो ना, एक तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपका बाहर जाएगा, आप अर्निंग कर सकते हैं, वो आपकी अर्निंग चली जाएगी बाहर। और दूसरा ये है कि वो जब वो अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो वेज भी तो वो खुद डिफाइन करेंगे, वो जितनी वो देनी चाहें।
एम्प्लॉयमेंट तो अपने हमारे जो लोकल लोग हैं वो जाहिर सी बात है अपनी इंडस्ट्री ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज हमारी कंपटीशन से बच नहीं पाएंगी, जब बच नहीं पाएंगी तो इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएगी, फिर सारी जो हमारी लेबर क्लास है वो उन पे डिपेंडेंट बन जाएगी। तो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट को सेव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म अख्तियार की जाती है और इंडस्ट्रीज पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। कंट्रोल करते हैं ट्रेड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जैसे कि डंपिंग की जाती है। डंपिंग का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन इंडस्ट्री होती है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये बिजनेस का उसूल है कि जो चीज़ जितनी क्वांटिटी में होती है उसकी प्राइस कम होती है। तो जाहिर सी बात है वो फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जब ये बनाते हैं तो वो जो गुड्स बनाती है वो लिमिटेड क्वांटिटीज में बनाती है, उसकी प्राइस हाई होती है, और ये लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा बनाते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा बनाते हैं तो उसकी प्राइस चीप होती है, लिहाजा हमारी इंडस्ट्री से कॉम्पीट कर लेते हैं। तो इस तरह की ये कहलाती है डंपिंग प्रैक्टिस। और डंपिंग प्रैक्टिस में नॉर्मली क्या होता है कि जो उनकी प्रोडक्शन कास्ट होती है उस पे जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो गिरा के सेल कर देना, यानी जितने में ये बनती है उतने में ही सेल करना। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो रेडी वाले होते हैं सुबह को लेकर आते हैं तो वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपना, हाई प्राइसेस पे बेच के, महंगा बेच के, सारा दिन महंगा बेचते रहते हैं तो वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जब वो प्रॉफिट निकल जाता है तो उसके बाद जो बचता है तो वो फिर डंपिंग करते हैं, भाई मैंने 20 में ख़रीदा है, 100 रुपये का दर्जन था, दे रहा था मैं, तो लिहाजा आप 60 दे दें, 80 दे दें, तो इसको डंपिंग कहते हैं कि प्रॉफिट वाला जो मार्जिन होता है वो पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर वो बेचना शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपके यहाँ नॉर्मली गांव में लड़कियां आती हैं और फिर एक शैम्पू के साथ एक शैम्पू फ्री, एक साबुन के साथ एक साबुन फ्री, तो ये डंपिंग प्रैक्टिस है। कुछ ना कुछ इंसेंटिव एड किया, तो सब्सिडीज जो है ना, सब्सिडीज देना। सब्सिडी क्या है कि क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में की इंडस्ट्रीज जब आती हैं तो वो हमारी इंडस्ट्री से कॉम्पीट करती है। जैसे कि हमने साउथ कोरिया की एग्जांपल को देखा था कि साउथ कोरिया में क्या हो रहा था, वो सारी गाड़ियां इंपोर्ट कर देते हैं और जाहिर सी बात है आपको उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कॉस्ट आ जाती है, फिर लेबर कॉस्ट आ जाती है, बहुत सारी कॉस्ट ऐड हो जाती है, फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटीज टैरिफ लग देती हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो गाड़ियाँ महंगी पड़ रही थी। तो साउथ कोरिया ने अपनी गाड़ियाँ बनाना शुरू की। अब जब उन्होंने बनाना शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो टैक्स था वो ख़त्म कर दिया, भाई हमारी गाड़ी लेंगे तो आपसे क्या है टैक्स नहीं लेंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है जब ये जो वापडा की चार्जेस बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट पब्लिक पे नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट एक मार्जिन फिक्स कर देती है कि भाई यूनिट आप जो दे रहे हैं वो 15 रुपए का दे रहे हैं, पब्लिक से आप 10 रुपए लें और फी यूनिट 5 रुपए एक्स्ट्रा जो आप ऊपर ले रहे हैं वो हम आपको देंगे, ये सब्सिडी कहलाता है। तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म से डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे पास अपनी होती है और चीज़ें वो अपनी बना रही होती है तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती या कम ही पड़ती है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट है लिबरलिज्म। लिबरल अप्रोच में बेसिकली हम आइडियलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं और लिबरल्स जो है वो फ्री ट्रेड पर फोकस करते हैं कि उस पर जो है ना जो ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ये रिस्ट्रिक्शन ना हो, टैरिफ वगैरह या प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई नहीं होती है उस पर। ये विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं, म्यूचुअल गेन पर काम करते हैं, तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मेरे यहाँ कोई एफडीआई आती है किसी कंट्री की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। वो हमारे यहाँ एम्बेसी ओपन कर रहे हैं तो वही एम्बेसी हम वहां भी ओपन करें, क्योंकि उनके लोग विजिटर यहाँ पर आएंगे तो उनको जो भी इमिग्रेशन के लॉज हैं या इस तरह के जो इमिग्रेंट से रिलेटेड जितने इश्यूज होंगे तो वो एम्बेसी उनकी हेल्प करती है। तो हमारे लोग उनके मुल्क में रहते हैं तो हमारी भी वहाँ एम्बेसी होनी चाहिए, लिहाजा ये विन विन पर काम करते हैं। ये एंटी मार्क्सिस्ट होते हैं। एंटी मार्क्सिस्ट इस वजह से कि ये कैपिटलिज्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसमें इंडस्ट्रीज होती है जो कि कैपिटलिस्ट अप्रोच प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करते हैं और प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्रीज के पास चला जाता है, उनके ऑनर्स पर के पास चला जाता है।
मर्केंटलिज्म में हमने ये देखा था कि जो प्रॉफिट जाता है वो किसके पास जाता है? उसके पास जो गवर्नमेंट के पास। मर्चेंट होता है, नहीं, गवर्नमेंट के पास। और लिबरलिज्म में मर्चेंट के पास जाता है, इंडिविजुअल या ऑनर के पास चला जाता है, इंडिविजुअल ऑनर के पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। और अगेन यहाँ पर भी ये क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट उसकी प्रोपोर्शनल डिवीजन नहीं करते, लेबर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, प्रॉफिट खुद होल के करके रखते हैं और लेबर की वेज या सैलरी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी होती है फॉर द एक्सचेंज होती है, और एक्सचेंज में ये दो चीजें ध्यान में रखें। एक्सचेंज दो तरह से पॉसिबल होता है, एक बार्टर से जैसे गुड्स के बदले में गुड, और दूसरा करेंसी से एक्सचेंज भी होता करेंसी है। के बदले करेंसी, आप करेंसी दे दें, गुड ले लें, तो करेंसी भी क्या है उसकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड कर रही है। भाई वो उसकी तो कोई वैल्यू है ना, किसी चीज के अगेंस्ट में वैल्यू है, जिस चीज के अगेंस्ट में वैल्यू है वो देकर उसी चीज को लिया जाता है। इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, मार्केट का एक्सपेंशन होना चाहिए, और स्टेट में इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी तो वार के चांसेस कम होंगे। लेकिन मर्केंटलिज्म वार के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेट वेपन्स पर इन्वेस्ट करती है, तो मिलिट्री पर फोकस करती है। और इसमें ये होता है कि जब वो पावर पर फोकस कर रही होती है तो वो बैलेंस ऑफ पावर में इम्बैलेंस पैदा होता है। बैलेंस ऑफ पावर, फौज, मिलिट्री, हथियार, उनमें एक तरह का इम्बैलेंस पैदा होता है, क्योंकि उसके पड़ोसी मुल्क के पास उतने हथियार, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स नहीं होते या बजट नहीं होता। रिलायंस ऑन INOs, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस नहीं करते, उनकी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करते। ये कहते हैं ये होनी चाहिए। गवर्नमेंट के इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए INOs का होना जरूरी है, और ये पीस पर काम करते हैं, मॉरलिटी पर, पीस पर काम करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट आइडियलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते ये आइडियलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो ग्लोबल फाइनेंस और बिजनेस का है। तो इसमें हम करेंसी सिस्टम, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज, करेंसी की राइज, फॉल, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो करेंसी सिस्टम बेसिकली क्या है कि हर स्टेट अपने लिए एक करेंसी को प्रिंट करती है, जो कि उसकी सॉवरेनिटी का एक हॉलमार्क, एक सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी है कि वो सॉवरेन है। तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई ट्रेडमार्क, आइडेंटिटी मार्क वो शो करती है। करेंसी में फिर वो अपना एक ट्रेडमार्क यूज़ करती है, जैसे कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाते हैं तो ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान की करेंसी है। और ये जो करेंसी है वो डिमांड और सप्लाई की बेस पर प्रिंट की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि हर मुल्क जितनी चाहे अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, बल्कि उस करेंसी की डिमांड के अगेंस्ट में कोई चीज़ का होना। अगर गुड्स कम होंगे, करेंसी ज़्यादा होगी तो बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे और बिड बहुत ज़्यादा लगेगी। एक पेन की 1 करोड़ भी लग सकती है अगर पैसा बहुत हो, क्योंकि पेन सिर्फ एक है और बायर्स बिड लगाने वाले बहुत हैं। डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास 2 करोड़ भी है, भाई मैं तो 2 करोड़ भी दे सकता हूँ, मुझे पेन दे दो बस। ये नंबर प्लेट विकड़ी हूँ, एक्शन लगाया हूँ कराची में। हाँ करते हैं, गाड़ियों की भी करते हैं। 10 करोड़ में एक नंबर प्लेट हुई A1 आज 10 करोड़। वाह, तो ये सॉवरेनिटी का हॉलमार्क है। और करेंसीज की जो टाइप है उसमें एक गोल्ड करेंसी, जो कि हमने ब्रिटेन वुड सिस्टम में पढ़ा, तो गोल्ड को यूज किया जाता था। और उसके बाद आकर ब्रिटेन वुड सिस्टम ने इसको रिप्लेस किया। ब्रिटेन वुड सिस्टम में हमने मॉनेटरी करेंसी को पढ़ा, डॉलर ने आकर गोल्ड को रिप्लेस किया, और फिर जिनके पास गोल्ड होता था उनको कहा जाता था कि यहाँ पे ये ले आए। तो ये जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल करेंसी भी होती है और अनकन्वर्टेबल करेंसी भी होती है। कन्वर्टेबल करेंसी से मुराद उसका एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और अनकन्वर्टेबल करेंसी उसका एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट नहीं करता। और हार्ड करेंसी वो है जो कि रेडीली एक्सचेंजेबल हो। सॉफ्ट करेंसी वो है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो, तो जिसकी एक्सचेंज में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो और इजीली उसको कन्वर्ट किया जा सकता हो।
सॉफ्ट करेंसी वो जिसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम हो, या फिर ऐसी करेंसी जिसको सेल तो किया जा सकता है लेकिन सिर्फ जो ब्लैक मार्केट है इजीनेस ना हो। उसमें इजीनेस ना हो, लेकिन उसको सेल तो किया जा सकता है लेकिन ब्लैक मार्केट में, अगर एक्सचेंज पॉसिबल या फिर उसको सेल तो किया जा सकता है लेकिन बहुत चीप रेट पे सेल किया जा सकता है। जी पूछो। मॉनेटरी एक्सचेंज रेट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। एक्सचेंज रेट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ना इसमें होती है स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स होती हैं, और एक्सचेंज तभी पॉसिबल होता है कि उस एक्सचेंज के जरिए वो कोई चीज़ बाय करें आपसे। जैसे पाकिस्तान की करेंसी रखने का एक ही फ़ायदा है कि भाई इससे या तो करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है कि कोई कहे कि भाई हम डॉलर है मेरे पास, मुझे पाकिस्तानी रुपये दे दो, तो एक्सचेंज किया जा सके करेंसी को। और दूसरा ये है कि भाई मेरे पास डॉलर है लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए पाकिस्तान से, तो मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में वो बाय करनी है, तो वो उसको ये दो सूरतें हैं उसकी। इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट, ये एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था। एक्सचेंज का मतलब है कि किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ देना, चाहे वो करेंसी के बदले करेंसी देना या करेंसी के बदले कोई चीज़ देना। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में यह था कि दो प्रीशियस मेटल्स थे, और उस वक्त ये ग्लोबल करेंसीज थी दोनों। ये पुराने सिस्टम में ग्लोबल करेंसीज गोल्ड और सिल्वर ही थे, दरहम और दीनार ही थे। तो ट्रेड यहीं से पॉसिबल होती थी, इन्हीं से ट्रेड होती थी, और एक्सचेंज भी इन्हीं में ही पॉसिबल होता था। किसी के पास सिल्वर हो तो वो सिल्वर ले आए और गोल्ड ले जाए, अगर गोल्ड है सिल्वर लेना चाहता है तो गोल्ड दे दे, सिल्वर ले ले, अगर गोल्ड लेना चाहता है तो सिल्वर ले दे और गोल्ड ले ले। प्लेटिनम है तो सिल्वर ले जाए। तो कुछ बाकी प्रीशियस मेटल्स भी होते थे, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जैसे कि आगे मोस्ट सर्कुलिंग जो करेंसी थी वो एक गोल्ड है मार्केट में या ग्लोबली जो सर्कुलेट कर रही होती थी, वो गोल्ड और सिल्वर होते थे। उसके बाद इसने आकर रिप्लेस किया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने इसको, इसमें अब पेपर मनी आ गया। अब यहाँ पर डॉलर, तो डॉलर एक 35 पर ऑन्स जो है ना, $35 पर ऑन्स मुकर्रर कर दिया गया। भाई जिसके पास एक ऑन्स गोल्ड का हो उसको हम $35 देंगे। तो इस तरह मार्केट से डॉलर गोल्ड को ले लिया गया और उसकी जगह पर मार्केट में डॉलर को भेज दिया गया, और डॉलर जो है अब डॉलर आम है, अब ये सिस्टम उसी के तहत चल रहा है। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट था। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट, जैसे कि अमेरिका की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक वैल्यू फिक्स कर दी कि एक ऑन्स की वैल्यू क्या है, $35 है। इससे ज्यादा ना गोल्ड देंगे और ना ही उसकी आपको कोई एक्सचेंज में डॉलर मिलेगा। तो गवर्नमेंट जब फिक्स कर देती है कोई रेट तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट है। इसीलिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम को क्या कहा जाता था, फिक्स एक्सचेंज रेट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम फिक्स एक्सचेंज रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मार्केट में डॉलर की वैल्यू आज भी कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो रेट को फिक्स कर देती है कि डॉलर एक्सचेंज इस रेट पे होगा। इवन आप नेट से चेक करें तो आज भी स्टेट बैंक ने एक लिस्ट शेयर की होगी जिसमें उन्होंने डॉलर की वैल्यू बाइंग और सेलिंग की कि कितने पे सेल किया जा सकता है, कितने पे बाय किया जा सकता है। उससे ज्यादा न सेल किया जा सकता है न बाय किया जा सकता है। बैंकिंग में बाय तो इंडिविजुअल तो अपनी मर्जी से जितनी भी दे, भाई मुझे डॉलर चाहिए लेकिन मैं 280 नहीं दे रहा, मैं 200 दे रहा हूँ, भाई $1 देना है तो दे दे, जिसकी मर्जी लोगों की। तो लोकल भी होते हैं जो कि प्राइवेट भी होते हैं और बैंकिंग भी होती है। तो लिहाजा एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक लिस्ट शेयर तो करती है, वो आगे फिर बैंकिंग उसको फॉलो करती है। फ्री फ्लोटिंग सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, ना ही उसके एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट मैनेज करती है और ना ही मार्केट को रेगुलेट करती है। मार्केट बिल्कुल फ्री होती है, मार्केट खुद को रेगुलेट करती है। जैसे कि हम नॉर्मली एक प्रिंसिपल है कि भाई डॉलर अगर मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाएगा तो वैल्यू गिर जाएगी, तो लिहाजा लोग जो है उसके जो बायर्स होंगे वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे जब डॉलर की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बायर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी है। स्टेट बैंक మన జీకే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్ స్టేట్ बैंक के नाथ वाला है। स्टेट बैंक के पांच अलग सिस्टम होता है मॉनिटर, वो तो उसके जो उसे गवर्नर होता है ना, गवर्नर होता है स्टेट बैंक का, उसी के नाम से नोट इशू होता है। न्यूट्रल होता है ना, वो किसी के नहीं मानता, अपनी मानता है बस वो आगे चलते हैं।
वो चले तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो मैनेज करती है, वो जानबूझकर इंटरफेयर करती है, जबरदस्ती यहां पर जबरदस्ती करती है, जबरदस्ती रेट फिक्स करती है। जैसे कि ये जो डॉलर का रेट गवर्नमेंट ऊपर मैंने कहा कि स्टेट बैंक इशू करती है, तो वो मार्केट बेस्ड रेट एक इशू करती है कि भाई मार्केट आज इस तरह चलेगी तो एक रेट वो फिक्स कर देगी। एक नहीं, गवर्नमेंट भाई कोई बाइंग सेलिंग नहीं करेगी डॉलर में, बस ये रेट है और 2-3 महीने तक उसका रेट फिक्स कर देगी जानबूझकर। डॉलर ये पाकिस्तान ने 1-2 मरतबा, बल्कि अक्सर स्टेट इस तरह करती है। करेंसी की राइज और फॉल क्यों होती है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्यों होती है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड ज्यादा हो तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो तो करेंसी की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। बिक्री हो जाएगी। हाँ, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई की वजह से कि करेंसी को सप्लाई ज्यादा किया जाएगा तो डिमांड कम होगी, Depreciation। सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात एक चीज जो ज्यादा क्वांटिटी में आएगी तो वैल्यू गिरेगी, सप्लाई क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। करेंसी स्टेबिलिटी, कि कौन सी करेंसी कितना स्टेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेबल करेंसी है तो उसमें डेप्रिसिएशन बहुत कम होता है तो लेकिन मिनिमम होता है, बहुत ही कम ना होने के बराबर होगा। जैसे डॉलर है, एक स्टेबल करेंसी है और हार्ड करेंसी है, तो जाहिर सी बात उसमें एक स्टेबिलिटी है, तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से उसके डॉलर देखें ना, अब कितने महीनों से डॉलर नीचे नहीं गया, डेप्रिशिएट कम हो रहा है, डेप्रिशिएशन बहुत ही कम हो रही है। हम तो आंखें फाड़ के देख रहे हैं भाई कब आए, कब नीचे गिरेगा। तो इस तरह लो वैल्यू, किसी करेंसी की वैल्यू कम हो तो जब उसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि वो डेप्राइव कर गई है, ये भी उसका एक सिंबल है कि वो डेप्राइव्ड है या डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसमें। ओवर वैल्यूड, जब क्या करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे इस वक्त डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस केस में भी वो करेंसी क्या है, नुकसानकारक, बुलिश बिहेव कहते हैं ना, बुलिश है, बढ़ी हुई है, ठीक है, और राइस की उसमें है। डीवैल्यूएशन कि उसकी वैल्यू कम होना, devalue है। कभी कभार स्टेट्स करेंसी को खुद भी डीवैल्यू करती हैं। उसके पीछे उनकी वजह क्या होती है कि जब, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट में करेंसी को सर्कुलेट करना होता है, जब भी तो मार्केट चलेगी ना, डॉलर मार्केट में होगा तो मार्केट डॉलर को चलाएगी ना, डॉलर ही नहीं होगा तो मार्केट डॉलर को कैसे चलाएगी। तो इस वजह से स्टेट्स वो जानबूझकर करेंसी को डीवैल्यू कर देती है, भाई बस डॉलर का रेट अब ये है, या फिर ये करते हैं कि करेंसी को ज्यादा प्रिंट कर दिया जाता है, तो जब ज्यादा प्रिंट कर लेते हैं तो devalue हो जाए। असल तो उसूल तो यही है ना कि मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो डीवैल्यू हो जाती है। तो ये भी एक है कि भाई उसको Supply वाटर डाउन करने के लिए, उसकी वैल्यूएशन को कम करने के लिए, ताकि क्योंकि डॉलर की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, मुल्कों को भी इंपोर्ट करना है भाई, वो कैसे करेंगे। तो स्टेट्स इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है, खुद भी डीवैल्यू करती है। devalue में लो वैल्यू में क्या फर्क है? किसमें devalue में लो वैल्यू लो वैल्यू बहुत कम, जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आजकल ये ईरान की जो करेंसी है ये बहुत लो वैल्यू है। डी वैल्यू तो स्टेट में कहता हूँ कि जानबूझ के कहते हैं भाई 20 रुपए कम कर दिए, ठीक है, डॉलर रियायतीकरण, devalue में रियायतीकरण, डी वैल्यू का मतलब है कम कर देना, उसकी वैल्यूएशन को कम कर देना। डिस्काउंट। और लो वैल्यू का मतलब है कि वो इस सतह पे है कि उसके बायर बहुत कम है, ना होने के बराबर। देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई ईरान की करेंसी बहुत लो वैल्यू हो गई है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होती है कि कोई कंपनी आपके मुल्क में कोई पैसे लगाए या फिर कोई कंपनी लगाए, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट हॉरिजेंटल भी होती है, वर्टिकल भी होती है और कॉन्ग्लोमेरेट भी होती है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या है कि वो वैसा ही बिजनेस जो उसके यहाँ लगा हुआ है, बाटा के शूज़ वहाँ भी, तो यहाँ भी वही कंपनी बाटा के शूज़ की लगा दे। कॉन्ग्लोमेरेट के भाई वो वहाँ पे बाटा के शूज़ तो कंपनी वहाँ बनाती है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल वहाँ से नहीं है, तो एक कंपनी यहाँ पर बना दी जो कि रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये जो अपना आईफोन है,
तो ये इसकी असेंबलिंग जो है वो होती है आपकी इसमें चाइना ने चाइना में असेंबली होती है, बनता अमेरिका में, लेकिन इसको जो जोड़ा जाता है, असेंबली जो की जाती है वो चाइना में की जाती है। तो ये है एक तरह का बिजनेस वर्टिकल। और कॉन्ग्लोमेरेट में बिल्कुल नया बिजनेस कि भाई देखो हमारे गांव में इस बंदे ने बर्फ तो लगा दी, अब मैं तो चाहता था कि बर्फ लगा, लेकिन मैं बर्फ नहीं लगा रहा, अब मैं कुछ और सोचूंगा, तो वो कोई और चीज़ लगा दे। जैसे कि कपड़े की दुकान नहीं है तो भाई हमारे इलाके में कपड़े की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान लगा दी। इसी तरह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में यहाँ देखे ना, पहले सोलर पर बढ़ने वाली बाइक्स या कारें नहीं थी, तो जाहिर सी बात एक नया बिजनेस कि भाई पाकिस्तान में सोलर पे बनने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो वो आगे एक कंपनी यहाँ पर, जैसे फवाद चौधरी जब वो हमारे डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि भाई सोलर पे, बैटरी पे, जो है ना ये कौन सी कहलाती है ये, वेला, उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड इको फ्रेंडली हाइब्रिड्स वगैरह सिस्टम, इस तरह के कार्य लेकर आए। तो बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई की बेनिफिट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। सर वर्टिकल में किए ना, वर्टिकल में उससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर अमेरिका हार्डवेयर तो बनाता है, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना, सॉफ्टवेयर इंडिया से आता है। तो अमेरिका ने एक कंपनी बनाई हुई है इंडिया में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडिया के बहुत मशहूर है, तो वहाँ पर उन्होंने कंपनी बनाई हुई है जो कि वो इंडिविजुअल को हायर करके रखते हैं और कंपनी वहाँ से सॉफ्टवेयर बनाती है और अमेरिका को बेचती रहती है। तो ये रिलेटेड हो गया ना, रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड, जी ऐसा रॉ मटेरियल कंपनी है जे उससे रिलेटेड, रॉ मटेरियल कलेक्ट करेगी बाजरा, उससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी चीज, चाहे वायरिंग हो, वायरिंग की भी तो जरूरत पड़ती है ना, लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है किसी चीज को मुकम्मल करने में, वैसा बिजनेस लगाना दूसरे कंट्री में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल माने जोड़ा सा हटा दो ना, वही बिजनेस, बस उसी का एक फ्रेंचाइज ओपन कर दी, बस कोई फर्क नहीं है, बिजनेस वैसा ही है। तो और कॉन्ग्लोमेरेट में बिल्कुल नया बिजनेस कि ये तो दो तो है ऑलरेडी, ऐसे ही है ना, मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग। तो ये जिस चीज की कमी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एफडीआई की बेनिफिट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ती है, डॉलर आएगा, तो डॉलर क्योंकि हमारे मुल्क में अब पाकिस्तान की करेंसी